महाधिवक्ता जिसको कहा जाता है एडवोकेट जनरल। अगर हम केंद्र में देखें तो केंद्र में हमारे पास में इसके समकक्ष पदाधिकारी कौन है, वहां पे हमारे पास में है महान्यायवादी, और राज्य में कौन है, महाधिवक्ता। ये प्रावधान जो है पद का, ये कहां से लिया गया है, ये पद प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। और इसका संवैधानिक जो उपबंध है, उपबंध ये लिया गया है अनुच्छेद 165 में। अब देखो इसकी पिक्चराइजेशन क्या है। ब्रिटेन में जो विधि मंत्री होता है ब्रिटिश सरकार का, वही क्या होता है, वही ब्रिटेन का होता है महान्यायवादी। अब अगर कोई मंत्री है, इसका मतलब वो सदन का सदस्य होगा। भाई अगर सदन का सदस्य नहीं है, फिर आप किसी को मंत्री बनाते हो तो मैक्सिमम कितना टाइम है, 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, नहीं तो मंत्री पद पे नहीं रहेगा। ये बात यहां भी लागू होती है, ये बात ब्रिटेन में भी लागू होती है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर विधि मंत्री है तो वो सदन का सदस्य होगा, सदन का सदस्य है तो सदन की कार्यवाही में भाग लेगा, अपना मत रखेगा, अपने विचार रखेगा और मतदान करेगा। क्यों? क्योंकि वो सदन का सदस्य है। हमारे यहां पे हमने उससे थोड़ा सा हटके प्रावधान लिया। हमने कहा कि भाई महान्यायवादी या महाधिवक्ता होंगे, लेकिन वो सदन के सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि सदन के अगर सदस्य होंगे तो वो क्या करेंगे, वो दलगत राजनीति में इन्वॉल्व होंगे। भाई सदन में कौन होता है, विचारधारा। अब विचारधारा पार्टी की होगी तो कहीं ना कहीं वो पार्टीगत विचारधारा जो है उससे प्रभावित होंगे। हम नहीं चाहते कि महान्यायवादी या महाधिवक्ता जैसा व्यक्ति जो है वो किसी राजनीतिक विचारधारा से ग्रसित हो, क्योंकि अगर वो राजनीतिक विचारधारा से ग्रसित होगा तो सीधी सी बात है उसके द्वारा राजनीतिक विचारधारा का ही पक्ष लिया जाएगा, चाहे वो उचित हो चाहे वो अनुचित हो। हम चाहते हैं निष्पक्ष व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ये जो पदाधिकारी है, ये पदाधिकारी जो सरकार है उस सरकार का सलाहकार है। ये तो महाधिवक्ता जो है, इस महाधिवक्ता की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि ये राज्य सरकार का क्या होता है, वकील होता है। राज्य सरकार का वकील है। इसे क्या कहा जाता है, और यह है राज्य सरकार का विधिक सलाहकार है, सलाहकार। इसके अलावा यह राज्य का विधिक। अब शब्दों का ध्यान रखना, राज्यपाल में आपने पढ़ा था कि विधिता है क्या है, अध्यक्ष है। यहां क्या है, यहां विधिक, तो राज्य का क्या है, विधिक प्रमुख है। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक है लीगल। तो विधिक का मतलब होता है लीगल, विधिता का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये राज्य का क्या है, विधिक प्रमुख है। इसके अलावा राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। सर्वोच्च क्या है, विधि अधिकारी। इसके अलावा राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है, का अधिकार रखता है। ये इसकी पद की क्या है, महत्वताएं हैं। ये इसके पद की क्या है, उपनाम है। ये इसके पद की क्या है, प्रासंगिकता है। अब इस पद को धारण करने के लिए आपके पास होनी चाहिए योग्यता। अब देखो हर पद की अपनी एक योग्यता है, इस पद की भी योग्यता है। योग्यता में क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली योग्यताओं को धारण करता हो। कि अगर आपके पास में किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं हैं तो आप महाधिवक्ता बन सकते हो।
तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए आपके पास में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वही योग्यताएं आपको महाधिवक्ता बनाने में योगदान देती हैं। उतारो फिर देखते हैं कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए हमारे पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे हम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकें। प्रधानमंत्री या मंत्री की डेथ हो जाए तो जहां से उसकी सीट खाली हुई है उस सीट के ऊपर उपचुनाव होगा, लेकिन वो उपचुनाव जो है वो शेष कार्यकाल के लिए होगा। अगर मान लो कि चुनाव होने में 6 महीने या साल भर ही बचा है तो नहीं होगा। राज्यपाल करवा दिया ना, पहले करवा दिया, आप लेट आए थे, कोई बात नहीं, वापस रिवीजन हो जाएगा, वापस करवा देंगे। और संडे को वैसे भी यूट्यूब पे 5 घंटे की क्लास है आप लोगों के, क्लास तो वो रीट L2 की है, लेकिन उसमें आप लोगों के टॉपिक हैं बहुत सारे जो मैच करते हैं इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के। तो लगभग 150 क्वेश्चन होंगे, तो 150 क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन होगी, 5 घंटे की क्लास होगी। क्वेश्चन से आसानी होती है, जैसे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के ऑप्शन है, तो उससे क्या है कि देखो 4 चीजें तो उस क्वेश्चन की हो गई, प्लस 4 के साथ में 4 चीजें और ऐड होती हैं, तो चीजें होती हैं कितनी, 8। अब 8 में से 2 चीजें और निकल जाएंगी कोई ना कोई, तो लगभग एक क्वेश्चन में 16 से 20 चीजें जो है वो कवर होती हैं, इसलिए आराम से 5 या 6 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। देखो संडे को तो कहीं जाना है क्या? हेमराज वैष्णव सर, जो आप बोलते हो वो तो समझ में ही नहीं आता। हाँ, मैं तो अरबी में बोलता हूँ, समझ में क्या नहीं आ रहा, मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है, मेरे शब्द समझ में नहीं आ रहे। अगर भाषा नहीं समझ में आ रही तो भैया देख, सीधी सी बात है, उसका मेरे पास तो कोई इलाज है नहीं। अच्छा, मैं लिखवा रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन आएगा, इसमें से थोड़ा ना रामायण में से आएगा। आएगा नहीं तो उसको लिखवा क्यों रहे हैं फिर? अब देखो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखो, अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए योग्यता में भाई भारत का नागरिक हो, ये तो लगभग लगभग सभी पदाधिकारियों पर लागू होती है, लेकिन कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं, कुछ उसके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं जो अपनी वो सर्विस लाइफ के अंदर जो है वो प्राप्त करता है। जो भी उसका कार्यवाहक जीवन रहा है, जिस भी क्षेत्र में रहा है, उसमें उसने क्या चीजें जो हैं वो प्राप्त की हैं, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, तो उसका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें ये पहली बात ये कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक अनवरत, 10 वर्ष तक अनवरत, अनवरत, अनवरत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, अनवरत जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय में जिला न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। अगर कोई व्यक्तित्व 10 वर्ष तक जिला न्यायालय में लगातार न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट में, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, यह भी कैसा हो, अनवरत, लगातार। अब यहां ऐसा नहीं है कि किसी एक में ही हो, एक या एक से अधिक जिला न्यायालय हो सकते हैं, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय हो सकते हैं। उसमें कांस्टेंट, लगातार, अगर आप 10 साल तक या तो न्यायाधीश हो जिला न्यायालय में या किसी उच्च न्यायालय में क्या हो, अधिवक्ता। एक तो होता है एडवोकेट, एक होता है लॉयर, दोनों में अंतर है, एक वकील है, एक अधिवक्ता है। अधिवक्ता ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट जो होते हैं, उच्च न्यायालय जो होते हैं, उनमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखता हो। तो आपने 2 टाइप के वकील देखे होंगे, एक तो आपको मिलेंगे कलेक्ट्री में गाड़ियों में चालान छुड़ाते हुए, पूरे दिन फिर वो ताश पत्ती या फिर चाय सिगरेट उसके ऊपर थड़ियों पे मिलेंगे। एक आपको मिलेंगे हाई कोर्ट में, जिनका ड्रेसिंग सेंस ही अलग होगा, जिनका पूरा का पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है या उनकी जो एक बॉडी रिप्रेजेंस है वो बिल्कुल अलग मिलेगी आपको। वो आपको फालतू कहीं भी ऐसे हताई करते हुए, बातें करते हुए नहीं मिलेंगे। उनका जो ओरा जो होगा कार्यशैली का, वो बिल्कुल अलग मिलेगा आपको। तो वकील में अधिवक्ता में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहां पे इंक्लूड किया गया, यहाँ वकील नहीं लिखा गया या अधिवक्ता लिखा गया। इसलिए आगे अगर आपके पास आता है तो यहां पे ध्यान रखना, अधिवक्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब कई बार क्या करता है एग्जामिनर, वो वर्ड को फ्लिप करता है, किसी में दे देगा 10 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में वकील रहा हो,
दूसरे में दे देगा किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, तो अधिवक्ता वाले को प्रेफरेंस देनी है आपको, वकील वाले को मत देना। मान लो मैंने लॉ कर ली, वकील तो मैं हूं, लेकिन क्या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्या मैं रेगुलर किसी केस के ऊपर स्टडी चल रही है मेरी, या मैं अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उपस्थित हो रहा हूं, फिर मेरा जो स्टैंडर्ड है, मेरी जो क्लास है, वो किस लेवल के ऊपर है, मैं सेशन कोर्ट में चल रहा हूं, मैं मुंसिफ कोर्ट में चल रहा हूं, या मैं हाई कोर्ट में चल रहा हूं। तो जहां मैं हाई कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वहां मैं क्या हूं, अधिवक्ता हूं। सरकारी होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी जिसको बोलते हैं, वो अलग चीज हो गया। सरकारी भी होते हैं इसमें, लेकिन उन्हें पीपी बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। वो होते हैं सीनियरिटी के हिसाब से, उनकी एज के अकॉर्डिंग। ये जो होते हैं, इनके अंदर ये होता है कि एक्सपीरियंस क्या है, तो एक्सपीरियंस कितना काउंट किया गया है, दोनों के अंदर 10-10 साल का किया गया है। ये कंडीशन वाले जो लोग होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो जब आप राजस्थान हाईकोर्ट पढ़ोगे, तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एक महिला है जो अधिवक्ता कोटे से न्यायाधीश बनी है, उनका नाम है रेखा बोराना। पहली महिला है जो न्यायाधीश कोटे में जब गई है, तो पहले वो अधिवक्ता थी, अधिवक्ता से वो न्यायाधीश बनी है। नहीं तो क्या होता है, आरजेएस होता है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज होती है, उसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम प्रमोशन होते हैं। टाइम टू टाइम प्रमोशन होंगे तो उनकी सीनियरिटी आती जाएगी, आरजेएस है, एसीजीएम है, सीजीएम है, फिर वो डीजे बनेगा, डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा, फिर उसके बाद में वो हाईकोर्ट के अंदर एंटर करेगा। तो वो एक प्रोसेस होता है, जैसे आप लोगों के आरएस होता है, आरपीएस होता है, तो एसडीएम है, फिर एडीएम है, फिर कलेक्टर है, फिर वो सेक्रेटरी है, फिर वो आपके अदर वर्गों के अंदर डायरेक्टर आएगा, फिर वो चीफ सेक्रेटरी के लिए लायक होगा। जब उसका कम से कम 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस जब काउंट हो जाता है, तब जाके वो बनता है। वैसे यहाँ पे होता है। फिर इसके बाद में इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये तो हो गई क्या, योग्यता, क्वालिफिकेशन। फिर है नियुक्ति। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। अब अपन ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि ये नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रमुख है। तो ये जो भी काम करेंगे, ये कार्य उनको सलाह के रूप में कोई देगा, कोई एडवाइस देगा, तब ये काम करेंगे। क्यों, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास में है। तो राज्य में भी अगर आप देखोगे तो नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, लेकिन राज्यपाल किसकी परामर्श से कर रहा है, किसकी सलाह से कर रहा है, तो यहां पर इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की सलाह पर नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पे करता है, राज्य सरकार की सलाह पे करता है। अब देखो पिछले पेज पे, पिछली स्लाइड पे आपने देखा, देखो एक तो होता है विधिता है, विधिता का मतलब है विधि के अनुसार, विधि के अनुसार है राज्यपाल, इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। एक होता है विधिक, विधिक का मतलब होता है कानूनी, लीगल। तो लीगल जो एडवाइजर है वो है आपका महाधिवक्ता। विधिता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड है आपका वो है राज्यपाल। तो विधिता है और विधिक, ये डिफरेंस है इसके अंदर। अब आ गया समझ में। अब आपने ऊपर पढ़ा कि ये क्या होता है, पदाधिकारी राज्य सरकार का वकील होता है। अब इसको एक सिंपल सी चीज समझना, राज्य जो है, राज्य एक इकाई है, एक प्रशासनिक इकाई है, एक भौगोलिक इकाई है। इसकी अपनी नीतियां होती हैं और नीतियों के माध्यम से ये अपने क्षेत्र का क्या करता है, विकास करता है। अब जब आप विकास नीतियां बनाओगे तो उसमें हो सकता है कि किसी वर्ग को तो लाभ हो रहा हो, कोई वर्ग तो लाभान्वित होगा, कोई वर्ग ऐसा होगा जो उससे संतुष्ट नहीं होगा। कभी भी 100% लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जैसे आपका घर, आपके घर में आपके माता पिता परिवार जो भी है, क्या वो 100% सेटिस्फाई है क्या एक दूसरे से? बिल्कुल नहीं है। आपकी माताजी अगर आपसे सेटिस्फाई है तो पिताजी नहीं है, पिताजी कहेंगे कोई काम का नहीं है, माताजी कहेंगे नहीं मेरे लाल को कुछ नहीं कहना, मेरा लाल बहुत काम करता है। माताजी पिताजी संतुष्ट है तो बड़ा भाई संतुष्ट नहीं होगा। अपन अपने जीवन में किसी को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। सेम ऐसा ही है। अब राज्य में विविध प्रकार की विचारधारा के लोग रहते हैं, सरकार सबके लिए नीतियां बनाती है। एक वर्ग संतुष्ट है, एक वर्ग संतुष्ट नहीं है। अब मान लो कि उसमें अगर किसी वर्ग के अधिकारों का हनन हो गया, कोई वर्ग ऐसा है जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो क्या करेगा, वो सरकार के विरोध में आ जाएगा। या मान लो सरकार ने कोई ऐसी नीति कर दी जिससे कोई वर्ग जो है वो वर्ग उससे नाराज हो गया या उसके अधिकारों का हनन हो गया, तो वो अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए कहां जाएगा? अब सरकार में कोई संस्था हो सकती है, कोई पदाधिकारी हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का कोई निदेशालय हो सकता है। अब वहां पे आपने जाके कहा कि साहब सरकार ने नीति बनाई, हम इससे संतुष्ट नहीं है, इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है। न्यायालय का काम क्या है? न्याय देना। अब न्यायालय ने कहा कि ठीक है भाई, सरकार को तलब किया जाता है, हम सरकार को आमंत्रित करते हैं कि वो स्पष्टीकरण दे। अब सरकार तो बहुत बड़ी चीज है। अपन ने अब तक पढ़ा तो सरकार में आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर ग्राम सेवक तक, वो पूरा का पूरा एक क्रम जो है वो सरकार है। एक छोटे छोटा कांस्टेबल भी सरकार है, जहां उसकी यूनिट है, जहां उसकी बीट है, वो अपने आप में सरकार है। अब सरकार में कौन आए? न्यायालय ने तो कह दिया सरकार आओ स्पष्टीकरण दो। मुख्यमंत्री कहेगा राज्यपाल जाने, हस्ताक्षर इसने किए। राज्यपाल कहेगा मुख्यमंत्री जाने, मेरे को तो नीति इसने भेजी। ये दोनों फिर आखिरी में मान लो मिल भी गए तो ये कहेंगे चीफ सेक्रेटरी जाने, भाई लागू इसने करवाया, ब्यूरोक्रेसी का हेड ही है।
चीफ सेक्रेटरी कहेगा कि भाई मैं क्या जानूं, कार्मिक विभाग जाने, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ऐसे में सरकार जब कभी मुसीबत में होती है या सरकार के सामने जब कोई कानूनी अड़चने आती हैं, तो न्यायालय में उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उपस्थित होगा। वो कौन होगा? वो महाधिवक्ता होगा। तो आपके जैसे मान लो अभी आप पेपर दोगे, आपका, और आपके पेपर में कोई किसी प्रकार की त्रुटि हो गई, अव्यवस्था हो गई, पेपर आउट हो गया या फर्जीवाड़ा हुआ या कुछ भी ऐसा, अब साहब आप गए न्यायालय में कि हमारी जो परीक्षा थी वो पारदर्शी रूप से नहीं हुई, आप किसके खिलाफ मुकदमा करोगे? सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ मुकदमा हुआ तो सरकार किसको पकड़ेगी? सबसे पहले महाधिवक्ता को। तो भाई बाप तू ही है, जो कुछ है जाओ संभालो। तो ये सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होगा न्यायालय में, फिर ये बताएगा कि भैया सरकार ऐसे ऐसे ये हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो सरकार का जो वकील है वो ये है जो न्यायालय में उपस्थित होता है, यही सरकार है। अब जैसे आप हो, आपके खिलाफ कोई मुकदमा होता है, आप क्या करते हो? वकील करते हो कि नहीं करते हो? न्यायालय में अपन बोलते हैं वकील बोलता है, वकील बोलता है, क्यों? क्योंकि वो विधि विशेषज्ञ है। तो यहां पे ये भी क्या है? विधि विशेषज्ञ। अब आप वकील किसको करोगे? जो आपको लगेगा कि यार ये मेरे को सही सलाह देगा, ये मेरा विश्वसनीय है, ये मेरा शुभ चिंतक है, ये मेरे साथ गलत किसी प्रकार की राय नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को ढूंढोगे। अब जब ऐसा व्यक्ति आपके पास में है तो आप उससे पूरी चीज जो है, जो भी सलाह है, जो भी मशवरा है, वो स्पष्ट रूप से उसके सामने रख दोगे। अब आप गलत भी हो तो भी वो आपको बचाएगा, उसकी जिम्मेदारी है ये। ऐसे सरकार के सामने ये है। अब मान लो कि ये व्यक्ति न्यायालय में जाके और सरकार की मेथी चमक दे, सरकार ऑन दे पैर, मतलब आपका आदमी, आपने वकील किया, आपको फांसी की सजा से बचाना है, और वही वकील जाकर आपको फांसी के तख्ते पर लटका दे, क्या नहीं साहब दे दो फांसी, इसने बता दी सारी बात मेरे को, ये दोषी है। शुभचिंतक है क्या वो आपका? नहीं है ना? तो आप उसको साथ रखोगे क्या? कभी नहीं रखोगे। वो यहां लागू होता है, वही मैं कह रहा हूं, ऐसा ही आप उसको नहीं रखोगे ना। अब जैसे आपका जीवन है, आप किसी से राय मांगते हो, तो आप राय मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो? आपको लग रहा है कि इसकी राय मेरे लिए लाभदायक है, इसलिए मैं इसकी राय मानूंगा। जिस दिन आपको लगेगा कि इसकी राय मेरे लिए लाभदायक नहीं है, आप उसको क्या कर दोगे? हटा दोगे। तो सरकार यहां पे दूसरी जो बात आती है वो बात ये आती है कि भैया ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाती है जिसमें सरकार को विश्वास होता है कि ये मेरे लिए लाभदायक है, ये मेरे हित में कार्य करेगा। कभी भी अहित वाला व्यक्ति जो है वो महाधिवक्ता नहीं बनाया जाता। इसलिए आप हमेशा देखना, सरकार चेंज हुई, महाधिवक्ता चेंज हुआ, या फिर कई बार 20 सरकार में भी महाधिवक्ता चेंज हो जाता है, क्योंकि सरकार को लगता है कि अब ये अपने लिए लाभदायक नहीं है, खतरा बन सकता है, तो हटा देंगे उसको। इसका मतलब ये कि इसका कार्यकाल क्या है? फिक्स है क्या? कार्यकाल फिक्स नहीं है। नियुक्ति, फिर कार्यकाल, तो ध्यान रखना इसका कार्यकाल स्थायी क्यों नहीं है, उसका कारण यही है। एज वेज कुछ नहीं होती भाई, यहां पे जहां आयु होगी वहां मैं लिखवा दूंगा, जहां आयु नहीं है तो वहां मतलब नहीं है। कार्यकाल, कार्यकाल तो यहां लिखा गया है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। अब यहां पे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? तो भाई अपन सब जानते हैं कि राज्यपाल जो होता है वही किसी की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल के माध्यम से ही सरकार किसी को बर्खास्त करती है। अगर किसी को बर्खास्त करना है तो सरकार किसको कहेगी? राज्यपाल को कहेगी कि अमुक पदाधिकारी को बर्खास्त करो, या अमुक पदाधिकारी को कहो कि त्यागपत्र दे। अगर उसने त्यागपत्र दे दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो उसको क्या करेगी? बर्खास्त कर देगी। तो बर्खास्त करने के लिए जो बीच के अंदर जो खूंटा है, जो आदेश पारित करेगा वो राज्यपाल होगा। तो सरकार को लग रहा है कि हमारे लिए लाभदायक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है कि लाभदायक नहीं है तो सरकार कहेगी भैया ऐसा है, आप अपनी सेवाओं से मुक्त हो जाओ। ये कहेगा मैं तो नहीं हूंगा, नहीं होगा तो एक वारंट इशू किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा कि पदाधिकारी महाधिवक्ता को बर्खास्त किया जाता है, तो इसको बर्खास्त कर देगा। तो कब तक है? जब तक विश्वास है तब तक पद पे, अन्यथा नहीं। ये इसका क्या है? कार्यकाल। अब मान लो कि त्यागपत्र, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है आराम से, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है अब काम करने की। ये अब ये चाहते हैं कि मैं इन सेवाओं से मुक्त होना चाहता हूं। तो जब आप वॉलेंटियर रिटायरमेंट लेते हो, स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहे हो, वो आपकी मर्जी है, वहां कोई बाध्यता नहीं है। तो ये त्यागपत्र किसको देगा? ये त्यागपत्र देगा राज्यपाल को, क्योंकि नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल। तो त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। तो एक तो होता है डिसमिस करना, एक होता है वॉलेंटियर रिटायरमेंट, एक जो शब्दावली है जिसके अंदर हम उसको कह रहे हैं बर्खास्त करना, मतलब आपने उसके कार्यकाल को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, अब उसकी कोई महत्वता नहीं है। राज्यपाल को नियुक्ति, राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त, और राज्यपाल के द्वारा ही क्या है? त्यागपत्र है। तीनों चीजें किसमें आ रही हैं? एक में आ रही हैं। फिर इसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? जीसी कासलीवाल। जीसी कासलीवाल, जीसी कासलीवाल। अब पूरा तो मेरे को याद नहीं, ज्ञानचंद करके पता नहीं क्या है, शॉर्ट में रह जाए वही बहुत है। जीसी कासलीवाल ये है पहले। अब आपका एग्जाम
जब हो उससे 10 दिन पहले देखो सारे पदाधिकारी। क्यों? क्योंकि मान लो आज अपन ने जिसको पढ़ा गुप्ता जी को, 4 दिन बाद में भाई साहब तो निकल लिए। अब अपने दिमाग में तो गुप्ता जी घूमेंगे। क्यों? काय को लिखा दूं? कुछ नहीं पता पड़ेगा, अभी बाद के अंदर वो लेते रहोगे। मैं फिर बताता हूँ, राजेंद्र गुप्ता है। मैं कहाँ बता दूंगा, मिलूंगा तब बताऊंगा ना। इसलिए हमेशा पदाधिकारी जो होते हैं ध्यान रखो, थोड़ी बहुत मेहनत खुद भी करना सीखो ना। ये देखो तैयारी आपको करनी है, एग्जाम आपको देना है। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, ज्यादा से ज्यादा कितने पदाधिकारी हैं? 40 जो काम के होते हैं। इन 40 पदाधिकारियों को हमेशा एग्जाम से 10 दिन पहले या 5 दिन पहले पढ़ो। चीफ सेक्रेटरी हो गया, जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष हो गए, जो भी आपके कोई नए पदाधिकारी मंत्रिमंडल में अगर कोई फेरबदल हुआ है तो वो हुआ। ऐसे ही सेंट्रल के अंदर जो जो पदाधिकारी हैं मुख्य मुख्य, उन पदाधिकारियों को देख लो। आपको कोई लेना देना नहीं है कि कौन से विभाग का कौन मुखिया है। गिनती के विभाग अगर आप देखोगे, समितियां अगर आप देखोगे, तो 15 से 20 समितियां होती हैं जो काम की होती है। बाकी कोई समिति काम की नहीं होती। राजस्थान के अंदर कम से कम 85 समितियां हैं। अभी अगर आपने देखा गाड़िया लोहार समिति अलग बना दी, अगर आपने देखा हो तो जो हरिजन समुदाय जो है उसके लिए समिति अलग बना दी। तो सब समितियां नहीं पूछी जाती हैं, ना आयोग पूछे जाते हैं। गिनती के 5 से 10 आयोग होते हैं जो काम के होते हैं। सूचना आयोग है, मानवाधिकार आयोग है आपका, राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण या राज्य न्यायिक प्राधिकरण है आपका, महिला आयोग है आपका, बाल संरक्षण कोष है आपका, ऊन बोर्ड जो आपका है वो है, पश्चिमी सांस्कृतिक जो केंद्र है वो हो गया आपके, आपका सतर्कता आयोग हो गया, आपका महाधिवक्ता हो गया, आपका लोकायुक्त हो गया। ये गिनती के 10-12 पद होता है। इनको हमेशा एग्जाम से पहले देखो, ठीक है ना। ये है आपके पहले। अब इसके बाद में इसके काम क्या है, इसके कार्य क्या है। अगर इसके कार्यों की बात करें हम, कार्य, तो पहला काम तो क्या है भाई? सरकार का वकील है तो सरकार को क्या करेगा? सलाह देगा। तो पहला काम है इसका, राज्य सरकार को विधि संदर्भ में मांगी गई परामर्श उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। दूसरा, राज्य के किसी भी न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होना तथा सुनवाई का अधिकार रखना, सुनवाई का अधिकार रखना। तीसरा, राज्य सरकार के विरुद्ध किए गए आपराधिक मुकदमे की सुनवाई में निजी पक्षकार का पक्ष ना लेना। चौथा, विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेना, पक्ष रखना, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार नहीं है। पांचवा, व्यक्तिगत या हम कहें निजी प्रैक्टिस की छूट है। छूट होती है तथा किसी लाभ के पद को
धारण नहीं करेगा। इसके अलावा किसी व्यवसायिक संस्था व कंपनी का निदेशक नहीं होगा। बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ। देखो, एक तो कंपटीशन में कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अब तक को जितने भी एग्जामों को अगर अपन एनालिसिस करें राजस्थान के संदर्भ में, तो अगर इंडिया पॉलिटी है तो इसमें आपके जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसमें मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति है और संसद, इनमें सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं। एक आयोग 100% रहता है। अगर राज्य की बात है तो राज्य में भी लगभग ऐसा ही है। राज्यपाल का प्रश्न आपको लगभग हर एग्जाम में मिलेगा अगर आपके पास में स्टेट पॉलिटी है तो। दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा आपकी विधानसभा, चौथा न्यायालय, पांचवें नंबर पे एक आयोग, उसका एक प्रश्न आपको 100% मिलता है। तो आयोग तो आप मान के चलना कोई फिक्स आयोग है नहीं, लेकिन ज्यादातर जो आयोग पूछे जाते हैं उन आयोगों में जैसे मानवाधिकार आयोग है उससे ज्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद में सूचना या सतर्कता आयोग है, वो है। फिर आया आपका लोकपाल या लोकायुक्त, फिर उसके बाद में वित्त आयोग। ओवरऑल राज्य व्यवस्था में देखें तो 20 से 25 टॉपिक हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य सरकार को विधि संदर्भ में मांगी गई परामर्श क्या करता है? उपलब्ध करवाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीगल एडवाइजर है। तो सरकार को जहां भी कोई भी विधि संबंधी अगर कोई प्रश्न उसके सम्मुख आता है, कोई अड़चन आती है, कोई व्यवधान आता है, तो उसका समाधान करता है। क्योंकि विधि की शब्दावली क्या होती है? जटिल होती है। तो उसको सरल बना के सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करता है ताकि सरकार उसकी भावनाओं को, उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को समझ सके। पहला काम तो यह है। दूसरा, राज्य के किसी भी न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होता है तथा सुनवाई का अधिकार रखता है। सरकार का अगर कोई मुकदमा है किसी भी न्यायालय में है तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, उसके वकील के रूप में उपस्थित होगा न्यायालय में और सरकार का पक्ष रखेगा। प्लस क्योंकि ये राजस्थान राज्य की बात हो रही है, स्टेट पॉलिटी की बात हो रही है, तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? महाधिवक्ता। तो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होने के नाते राजस्थान के किसी भी न्यायालय में यह सुनवाई कर सकता है, मतलब एज ए जज ये पद धारण कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? ये खुद है। इसलिए फिर राज्य सरकार के विरुद्ध ये आपराधिक मुकदमे की सुनवाई में निजी पक्षकार का पक्ष नहीं लेगा। अब राज्य सरकार के विरुद्ध कैसे? कोई भी अगर अपराध होता है, खासतौर से फौजदारी अपराध अगर होता है, जैसे आपने किसी के साथ मारपीट करी, आपने किसी की हत्या कर दी, आपने कोई जघन्य अपराध कर दिया, या फिर कोई ऐसा मामला जिसमें सरकार पक्षकार बन गई, जैसे मान लो आप खुद ही आत्महत्या करना चाहते हो, तो आपको क्या लग रहा है? ये आपका जीवन है, क्या आप आत्महत्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो? क्यों कर सकते हो भैया? आपका क्या लेना देना है इस जीवन में? आप पैदा हुए तब से लेकर अब तक आपने राज्य की सुविधाओं का प्रयोग किया है? आपने मुफ्त में कोई योजना ली होगी, आपको छात्रवृत्ति मिली होगी, आपने सरकार की किसी न किसी सुविधा का लाभ लिया है, सरकार का आपकी जिंदगी के अंदर हिस्सेदारी है भाई। ऐसे कैसे मर सकते हो? तो सरकार आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी। अगर आप बच गए तो निकल गए तो एक अलग बात है, फिर तो किस पे करवाएगी? जब बच गए तो सरकार मुकदमा दर्ज करवाएगी कि भैया मर रहा था तो क्यों मर रहा था? अब आपको साहब मतलब फैल हो गया, मतलब जीवन से, मेरे जीवन में तो कोई रस ही नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं बचा, तू मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का नहीं देता है। तो वहां पे पता है क्या होता है? वहां पे होता है राज्य सरकार बनाम अमुक व्यक्ति। तो भारतीय संविधान आपको जीवन जीने का अधिकार दे रहा है। अगर आपको मरना है तो आप अपनी लिविंग विल बनाओ पहले, फिर उसे सर्टिफाइड करवाओ, फिर आप उसे दो वकील को। अब आप मान लो कि किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो जिसका कोई इलाज नहीं है, आपकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उस बीमारी का इलाज करवा सको, तो उसको अफोर्ड कर सको, तो क्या करेगा? वो कोर्ट में पेश करेगा कि साहब देखो ये बात है। फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल टीम कहेगी कि हाँ बात तो सही है, कोई इलाज नहीं है इसका। फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, जितने भी यंत्र लगेंगे वो सारे उपकरण आपके लगाए जाएंगे मेडिकल वाले। फिर धीरे धीरे उन उपकरणों को हटाया जाएगा एक एक करके, फिर धीरे धीरे आप मौत की तरफ बढ़ोगे। ऐसे नहीं कि पंखे लटक गए कार्यक्रम खत्म, मर नहीं सकते। अब मान लो कि जो मुकदमा सरकार के विरुद्ध है उसमें आप महाधिवक्ता को वकील बनाने जाओ, वो नहीं बनेगा।
हाँ, ये अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकता है। कोई भी सिविल मामले जो हैं, जो दायरे से बाहर आते हैं, उसके अंदर ये उपस्थित हो सकता है, अपने पर्सनल केस, पर्सनल क्लाइंट रख सकता है। लेकिन जहां सरकार अगर मुद्दा है किसी मामले में, तो ये उपस्थित नहीं होगा। अगर दो व्यक्ति हैं या फिर कोई परिवार, कोई संस्था ऐसी जिसे सरकार नहीं माना जा रहा है, तो ये उपस्थित हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, और ना ही किसी निजी कंपनी के अंदर ये निदेशक होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये निजी कंपनी में निदेशक है, डायरेक्टर है, तो क्या ऐसी कंपनी को लाभ नहीं होगा क्या? भाई सरकार की कार्यवाही में भाग तो ले रहा है, विधानसभा में उपस्थित हो रहा है। अब विधानसभा में मान लो कोई पॉलिसी आई किसी बिजनेस से संबंधित, इसके पास न्यूज है, तो ये अपनी कंपनी को लाभ दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? वो भी नहीं कर सकता ये। हाँ, परचूनी की दुकान चलानी चला ले भाई, कोई मना ही नहीं है। कोई होटल चलाना चला लो, लेकिन आपने कोई फर्म बना ली, आपने कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड करवा रखी है, आप उसके डायरेक्टर नहीं हो सकते। फिर आप जो विधानसभा है उसकी कार्यवाही में भाग लेते हो। क्यों? क्योंकि वहां कानून बनता है। अब वहां कानून बन रहा है, कोई कानून से संबंधित शब्दावली है, तो आप बता सकते हो कि नहीं, यहां पे ये शब्दावली प्रयोग में करो, ये ज्यादा उचित है। स्पीकर तो अलग होता है। स्पीकर तो होता है जो ऊपर बैठ रहा है, जो उसको सदन को संचालित कर रहा है। ये न्यायिक व्यक्ति है। अब विधि बन रही है, उस समय कोई शब्दावली है, अब वो शब्दावली उचित नहीं है, तो ये कहेगा कि भाई ये शब्दावली हटा दो, ये शब्दावली ले लो आप। या फिर इससे कोई राय मांगी जाए कि भाई इस प्रकार की विधि बना रहे, बताओ आपकी राय क्या है, तो ये राय देगा अपना। अनुच्छेद 165 है, इसका मतलब संविधान निर्माण के समय इसका पद था, अधिनियम नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आ गई भाई, मान लो किसी विधि पे चर्चा हुई, अब उस विधि को लागू करना है, तो उस विधि के पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, तो ये मतदान नहीं कर सकता। मतदान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सदन का सदस्य नहीं है। आपके परिवार के अंदर कोई ब्याह शादी है या कोई कार्य चल रहा है, आप आस पड़ोसी जो भी होते हैं, आप उनसे राय मांगते हो कि नहीं मांगते हो? राय तो मांगते हो, लेकिन वो ठरके से ये कह सकता है कि नहीं नहीं मेरी बात तो माननी पड़ेगी, नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो परिवार का सदस्य नहीं है। राय ले रहे हो तो ये भी राय दे रहा है, लेकिन ये ठरकाई से नहीं कह सकता कि मेरा मत है, ये मैं मत दूंगा, मेरी बात रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप सदन के सदस्य नहीं हो। आप एक विशेषज्ञ हो, तो विशेषज्ञ के रूप में आपकी राय जो है उसका सम्मान किया जाएगा। ये बात इसके अंदर है। बहुत सिंपल सा है। वर्तमान राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है, चेंज हो जाएगा तब आपको देखना है। इसलिए एग्जाम से 5 या 10 दिन पहले हमेशा देखो। और वैसे भी आपके एग्जाम होते हैं तो क्लासें होती हैं, यूट्यूब पे क्वेश्चन वगैरह जो भी जैसे भी होती है, रिवीजन एक सेट चलता है, उसमें ऑटोमेटिकली जो नए पदाधिकारी हैं उनको इंक्लूड करवा दिया जाता है। अभी वर्तमान में जो आपके वर्तमान में है, तो भजन जी जो सरकार आई है, इस भजन जी सरकार ने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को नया महाधिवक्ता जो है वो नियुक्त किया है। चाहो तो लिख लो, नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। अभी वर्तमान में कितने याद करोगे ऐसे? महेंद्र सिंह भी था, सिंह भी दोनों हटके को तक आएगो। हाँ, अभी के याद रखो, इतने सारे ना तो याद होंगे ना कुछ और है, ठीक है ना? कौन है? कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। भजन जी तो चल जाएंगे क्या 1 साल बस, तो उनका भरोसा नहीं है तो इनका भरोसा नहीं है। उधर वो गए, इधर ये गए, इतना ही है। अभी वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, चाहो तो लिख लेना, ठीक है? बाकी अब देखो, अपन पढ़ेंगे आयोग। आयोग क्या होते हैं? तो जब हम किसी प्रशासनिक उद्देश्य के लिए किसी संस्था की स्थापना करते हैं और उस संस्था का किसी विशेष कार्य हेतु गठन किया जाता है, जिसकी हम पूर्ति करना चाहते हैं, तो जो उसकी संरचना है, जो उसकी संस्था है, उसको हम क्या कहते हैं? आयोग कहते हैं। आयोग 2 प्रकार के हैं, एक संवैधानिक आयोग होता है और एक होता है गैर संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग की अगर हम बात करें तो संवैधानिक आयोग वे आयोग होते हैं, संवैधानिक आयोग, ये संवैधानिक आयोग वे आयोग हैं जिनका उल्लेख संविधान के प्रावधानों में किया गया है। संवैधानिक आयोग कौन से हैं? संविधान प्रावधानों में उल्लेखित। संवैधानिक आयोग होते हैं, मतलब संविधान के उपबंधों में इनको वैधानिकता दी गई है या मान्यता दी गई है। हाँ, महाधिवक्ता कंप्लीट हो गया था कल रितु जी। अब दूसरी बात, दूसरे होते हैं गैर संवैधानिक, या जिनको हम कहते हैं सांविधिक या विधिक। दूसरे कौन से हैं? गैर संवैधानिक, सांविधिक या विधिक, या जिन्हें कहा जाता है कानूनी। कानूनी ये जो आयोग होते हैं, इन आयोगों का उल्लेख या इनका प्रावधान विधि, कानून, अध्यादेश
या विधानमंडल प्रावधान के तहत किया जाता है। किया जाता है तो या तो कोई विधानमंडल विधि बनाए, कोई कानून हो, कोई विधि हो, उसके माध्यम से इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। ये दो प्रकार के आयोग होते हैं। अब इन आयोगों में अपन जो आयोग पढ़ेंगे उनमें संवैधानिक आयोग भी हैं और उनमें गैर संवैधानिक आयोग भी हैं। जैसे मानवाधिकार, ये एक सांविधिक आयोग है क्योंकि इसका निर्माण विधि के द्वारा किया गया है। एक हम पढ़ेंगे जैसे संघ लोक सेवा आयोग, तो ये संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के प्रावधान में किया गया है। तो जो आयोग संविधान में उल्लेखित हैं, संविधान के प्रावधानों में हैं, जिन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और जो किसी विधि के द्वारा निर्मित हैं, किसी सामान्य कानून के द्वारा हैं, अध्यादेश के द्वारा हैं, जिनके पास संवैधानिक दर्जा नहीं है, वे गैर संवैधानिक या सांविधिक या विधिक या कानूनी निकाय कहलाते हैं। एक ये रहा, दो प्रकार है। हाँ, गैर संवैधानिक को सांविधिक, विधिक या कानूनी कहा जाता है। अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप जितने एग्जाम देखोगे आपके राजस्थान के, उनमें आपको ज्यादातर जो प्रश्न मिलेगा वो मिलेगा आपको मानवाधिकार आयोग से। दूसरा अगर कोई आयोग होगा तो वो होगा आपका संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग। तीसरा अगर कोई होगा तो वो होगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग। फिर उसके बाद में बहुत कम आयोग होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, लेकिन हाईएस्ट अगर पूछा जा रहा है तो मानवाधिकार आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे आप कहते हो आरपीएससी, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन जो आज आयोग है जिसके बारे में अपन जानकारी लेंगे वो आयोग है आपका मानवाधिकार आयोग। स्लाइड चेंज कर दूं, अभी आ रहा है। आयोग है मानवाधिकार। देखो, आयोगों की प्रासंगिकता को अगर आप देखते हो, इसकी महत्वता को आप अगर देखते हो, तो मानवाधिकार आयोग एक विश्व स्तरीय अवधारणा रखता है। मैं आपको खाली आज इसको समझाऊंगा, इसको अपन लिखेंगे कल, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होने की संभावना यहां होती है। भाई, आयोग में क्या देखना है? स्थापना कब हुई, आयोग का अध्यक्ष कौन है, पहला और वर्तमान, आयोग की संरचना कैसी है, आयोग का कार्यकाल कैसा है। ये चार चीजें तो फिक्स हैं, इनमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा गलती कहां होती है? जब आपको दे दिया जाता है कथन कारण वाला, कथन निष्कर्ष वाला या तर्क वाला क्वेश्चन, गलती होती है वहां। और अब ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसके अंदर ये एनालॉग जीके जो है आपको ना पूछा जाए। मतलब रीजनिंग पैटर्न के ऊपर आपसे जीके जीएस पूछा जा रहा है। कथन दे दिया, दूसरा दे देंगे, इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता, आ रहे ना आज गलत से। तो यहां पे अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप इसको कर सकते हो। जैसे मानव, मानव कैसा पैदा हुआ? स्वतंत्र प्रकृति में। मानव एक यायावर बंजारा जीवन जीता था, उसमें किसी प्रकार का किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन अगर हम देखें तो क्या मानव प्रकृति द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहा था? क्या मानव को प्रकृति नियंत्रित नहीं कर रही थी? क्या प्रकृति का नियंत्रण था? बारिश आ रही है, बिजली कड़क रही है, अकाल पड़ रहा है, धूप पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, तो प्रकृति उसको नियंत्रित तो कर रही थी। लेकिन चूंकि उस समय उसका जीवन फिर अब जब प्रकृति से वो सारी चीजें सीख रहा है, फिर उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि यार प्रकृति में ये जो चीजें हैं जिन्हें हम फसल कह रहे हैं ये खाने लायक है। ये उसे कब पता चलेगा? जब उसने शिकार करने का प्रयास किया, उसे शिकार नहीं मिला, वो भूखा मर रहा था, तो उसने कुछ फल फूल
या कुछ दाने वगैरह कुछ खाए होंगे। फिर वो दाने जो इसने इकट्ठे करके रखे आपातकाल के लिए, मान लो नमी लेके वो उग गए, अंकुरित हो गए, तो उसे लगा होगा कि यार इसको जमीन में डालने से ही उगते हैं। ये सारी चीजें वो प्रकृति से सीख रहा है। इसलिए उसको ऐसे नहीं है कि ये ज्ञान कोई एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में प्राप्त हो गया। आप देखो लगभग 90,000 साल लगे उसको ये जानने में कि गोल चीज पहिया है, गोल चीज चाक है, ये आग है, ये परिवार है, ये पशु है जो पालने लायक है। कितने साल लग गए? 90,000 साल। क्योंकि 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल है। पत्थरों में हो आप, वहां थे परिवार, कबीला, ये सब कुछ। अब अधिकार तो वहां भी थे, अधिकार यहां भी है। अधिकार एक पागल के भी हैं और अधिकार एक बुद्धिमान के भी हैं। अधिकार एक राजा के भी है, अधिकार एक गुलाम के भी है। ये कौन से अधिकार होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? तो ये अधिकार होते हैं प्राकृतिक और नैसर्गिक। कैसे अधिकार हैं ये हैं प्राकृतिक और नैसर्गिक। नैसर्गिक प्राकृतिक, प्रकृति से जो आपको मिल रहा है, प्रकृति ने आपको कहा जियो। आपके जन्म पे, आपके जीवन पे, आपके मृत्यु पे किसी का कोई नियंत्रण है क्या? अगर ऐसा नियंत्रण होता तो मैं भी यही चाहता कि मेरा जन्म अंबानी के घर में हो। अगर मेरे ही हाथ में होता, मेरे हाथ में तो नहीं है। मेरी मृत्यु, मैं कभी मरूं ही नहीं, अजर अमर रहूं, मेरे ही हाथ में होता, नहीं है। इसका मतलब कि अगर ये सब चीजें प्रकृति के नियंत्रण में है तो मानव के जीवन के जो भी उसके जीवन संचालन संबंधी जो प्रावधान है वो सब प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित किए जाने चाहिए। नैसर्गिक आप इन्हें बाउंड नहीं कर सकते। हाँ, अब मानव की उपयोगिता क्या है? मानव परिवार में है, मानव समाज में है, मानव राष्ट्र में है, तो वहां उसकी उपयोगिता के आधार पर उस पर कुछ नियंत्रण लगाए जाते हैं ताकि वो जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। आज परिवार को जरूरत है क्या? परिवार जरूरत है क्या? चाहो तो नहीं है, लेकिन परिवार क्यों जरूरी हो जाता है? परिवार इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम किसी विकट स्थिति में हैं, विपदा में हैं, तो हम एक सहयोग की कामना करते हैं, इसलिए हम परिवार को रख रहे हैं। आज समाज की कोई जरूरत है क्या? लेकिन फिर भी समाज है, क्यों? एक दूसरे की आपात स्थिति में सहयोग। ऐसे ही मानवाधिकार, मानव होने के नाते पूरे विश्व में मानव होने के नाते एक समान रूप से जो अधिकार दिए गए हैं वे अधिकार जो प्राकृतिक हैं, नैसर्गिक हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मानवाधिकार कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा को अगर हम देखें, परिभाषा, तो हम कहेंगे मानव होने के नाते संपूर्ण विश्व में एक समान है। हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत तो लिखो। परिभाषा, मानव होने के नाते संपूर्ण विश्व में एक समान रूप से लागू होते हैं। अब ये मानव कहीं का ही हो, चाहे ये मानव बांग्लादेश का हो, चाहे मानव भारत का हो, चाहे मानव इजराइल का हो, चाहे मानव लीबिया का हो, सीरिया का हो, किसी का ही हो, मानव है। तो मानव के साथ मानव तुल्य व्यवहार करने की जो बात है वो यहां पे कही गई है। अब मानव के साथ मानव तुल्य व्यवहार क्या होता है? भाई आप चाहते हो कि आपके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए तो आप भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करो। आप ये चाहते हो कि भाई आपको कोई कष्ट ना पहुंचाए तो आप भी किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। आप ये चाहते हो कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी हमला ना हो तो आप भी किसी भी हमला मत करो। यही तो चीजें हैं। आप चाहते हो कि आपकी आलोचना ना हो तो आप भी आलोचना मत करो। अब ये जो मानव होने के नाते ये जो पूरा प्रावधान किया गया है, इसमें मानव के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें शामिल किया जाता है? तो मानव का जैसे सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, राजनैतिक पक्ष है, मानव का सांस्कृतिक पक्ष है, मानव का बौद्धिक पक्ष है, मानव का शारीरिक पक्ष है, तो मानव से कौन कौन से पक्ष जुड़े हुए हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शारीरिक, पर्यावरणीय आदि क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास करने वाले तथ्य क्या कहलाते हैं? मानवाधिकार कहलाते हैं। आपका एक सामाजिक रूप है,
आप समाज में रहते हैं, एक परिवार, एक संस्था, रिश्ते, संबंध, इन सब का आप संचालन कर रहे हैं। तो समाज एक आवश्यकता है, जरूरत नहीं है। बिना समाज के भी लोग रहते हैं, रह सकते हैं, लेकिन चूंकि हम सहयोग की कामना करते हैं कब कैसी स्थिति हो जाए, इसलिए हम समाज का हिस्सा है। बाकी समाज काम क्या आ रहा है? पूरा समाज काम आए को जरूरी नहीं है, कभी कभी काम आता है समाज, जबकि समाज नकारात्मकता में ज्यादा आगे रहता है। आपने ब्याह किया, समाज को बुलाया, पूरा समाज आया, जीमा, 90% यही कह के जाएंगे दाल में नमक कम था, पूरा चेप लिया, उसके बावजूद भी यही। हाँ, ये प्रवृत्ति है। हाँ, फिर ऐसे ही समाज की अगर हम बात करें तो समाज में लैंगिक आधार पे भी मानवता होनी चाहिए, क्योंकि मानव में पुरुष जो है वो शक्तिशाली है, शुरू से ही पुरुष प्रधान समाज है। तो मानव जो है, उस मानव का जो पुरुष रूप है, वो अपने आप को क्या समझता है? शक्तिशाली। वो अन्य का क्या करेगा? शोषण करेगा। तो शोषण वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुरुष पुरुष का शोषण भी करता है, पशुओं का शोषण भी करता है, और महिला का शोषण भी कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब ऐसी स्थितियां क्यों हुई? तो आप ये देखो कि जैसे जैसे मानव ताकतवर होता गया, वैसे वैसे उसमें गुलामी करवाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती गई। आपके पास ताकत आई, अब वो ताकत चाहे पैसे की है, चाहे वो पद की है, चाहे वो शरीर की है। अब क्या करोगे? आप कहीं ना कहीं ये चाहोगे कि भाई मैं इस ताकत से मैं किसी न किसी को मेरे नियंत्रण में रखूं। आप रखोगे, ये मानव की प्रवृत्ति है। अब जिसको आप नियंत्रण में रख रहे हो उसके अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। क्योंकि अगर आप स्वतंत्र जीना चाहते हो तो स्वतंत्र वो भी जीना चाहता है, उसको क्यों नहीं जीने दे रहे? उसको भी जीने दो। तो ये जो स्थितियां पैदा होती हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये प्रयास किए गए। अब इसमें भी माना यह जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध तक अगर आप घटना को देखो तो देखो प्रवृत्ति तो चली आ रही है, लेकिन 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध हुआ। फिर आपने एक संगठन बनाया कि भविष्य में ऐसा युद्ध नहीं हो, तो 1919 आपने क्या बनाया? राष्ट्रसंघ, यूएन। ये संस्था ज्यादा काम नहीं कर रही, ज्यादा ताकतवर नहीं थी, पिट गई तो वापस षड्यंत्र शुरू हो गए। परिणाम 1939 से 1944 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब आपने संस्था बनाई यूएनओ, पहले वाली से ताकतवर, ताकि भविष्य में अब विश्व युद्ध जैसे परिणाम जो है घटित ना हो। अगर देशों के बीच में विवाद है तो आपसी बैठक से समझाइश से उनका समाधान किया जाए। अब पहला विश्व युद्ध जो है उसी में कारण छुपा हुआ है दूसरे विश्व युद्ध का। कैसे? पहला विश्व युद्ध हुआ तो जो धुरी राष्ट्र थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उनकी विचारधारा में अंतर था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था, उसकी हत्या उसके देश से बाहर किसी देश में हो गई, और वो एक गुट के अंदर सम्मिलित था। तो उस पर आरोप लगे, और फिर वो गुट बनते गए, परिणाम ये। इस समय जब संधि हो रही है, जिसे हम वर्साई की संधि कह रहे हैं, एक देश है जर्मनी, यहां के जो लोग हैं ये नस्लीय आधार पे मेडिटेरियन है, भूमध्य सागरीय है, ये अपने आप को आर्यंस मानते हैं, बौद्धिक हैं, सुंदर हैं, ताकतवर हैं। इनका किया गया अपमान, अन्य राष्ट्रों ने इसके क्षेत्र छीन लिए, इसके ऊपर जुर्माना लगा दिया, इसकी सेना घटा दी, इसके लोगों को अपमानित किया, महिला, बच्चे, बूढ़े सबका शोषण किया। इस समय एक व्यक्ति है, अब क्या है कि देखो, जब अपमान होता है, पूरे देश का अपमान हो रहा है, तो पूरा देश निराशा में आ जाता है। अंदर कुंठा सबके है कि मौका मिलेगा तो बता देंगे, लेकिन अभी तुम्हारे दिन है, कर लो जितना करना है। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिटलर, वो सैनिक था। उसने देख लिया कि राजनीतिक नेतृत्वकर्ता कमजोर है, नहीं तो ये अपमान जर्मन्स का। उसने धीरे धीरे जर्मन्स को जागृत करने का प्रयास किया, बोले तुम्हारे अपमान का कारण ये लोग हैं। जर्मन्स को भी लगा बात तो सही कह रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, और वो बन गया जर्मनी का चांसलर। अब तानाशाह है, सारी शक्ति उसके अंदर है, और उससे ताकतवर कोई नहीं है, कोई भी निर्णय ले सकता है। उसने कहा कि अगर अपमान का बदला लेना है, जरूरी नहीं है कि तुम बाहर गाल के बताओ कि मैं तेरे को ठोकूंगा, शांति रखो, अपना काम करो, तैयारी करते रहो। छद्म रूप से उसकी जैसी विचारधारा वाले जो लोग थे, उनके साथ उसने गुप्त रूप से संधियां करनी शुरू कर दी, हथियार बनाने शुरू कर दिए, और हथियार ऐसे कि अगर युद्ध हो तो उसका तोड़ नहीं हो किसी के पास। जर्मन्स ने एकजुट होकर जर्मनी को वापस ताकतवर करने का प्रयास किया, और आप देखो 1939 में जर्मनी अटैक करता है पोलैंड पे। जैसे ही पोलैंड पे आक्रमण हुआ, वैसे ही दूसरा विश्व छिड़ गया। और खौफ देखो हिटलर का, कि पूरी दुनिया कांप रही है कि हिटलर पता नहीं क्या करेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपनी सोच दिखा दी पहले ही। इसने केमिकल रिएक्शन करवाने शुरू कर दिए थे मानव के ऊपर। यह एक ऐसी सेना
ऐसी अजय सेना निर्माण करना चाहता था जिसको कोई हरा नहीं सके, सुपर हीरो। मतलब एक आदमी उसमें केमिकल से उसको एक ऐसा तैयार कर दो कि वो कम से कम 150 आदमियों से भिड़ जाए और किसी के ताबे नहीं आए। अब शरीर तो शरीर है, बाहर से आप अगर केमिकल ट्राई करोगे जरूरी नहीं है कि वो बॉडी के ऊपर रिएक्ट करे और वो बॉडी उसको एडजस्ट करे, कोई जरूरी नहीं है। तो आप ये देखो ये विचारधारा कहां से आई, कैप्टन अमेरिका, हल्क, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये कहां से आई है? इसका मतलब इस विचारधारा पे काम किया गया था, तभी तो ये विचारधारा आई, नहीं तो कैसे आती? ऐसी कोई कल्पना हुई होगी। अगर फिल्म वाले ऐसी कल्पना कर रहे हैं इसका मतलब कि कल्पना हिटलर में थी। आज भी उसके जर्मनी में वो शेल्टर रूम मिले जहां पे वो यहूदियों के ऊपर अत्याचार करता था। ऐसी ऐसी लेबोरेटरी मिली है जहां पे वो मानव के ऊपर केमिकल रिएक्शन करवाता था। तो ये जो विश्व युद्ध हो रहा है, आप इस विश्व युद्ध का अंत देखो। मानव ने अपनी पूरी पराकाष्ठाएं पार कर दी, और वो क्या? परमाणु बम। मतलब इससे पहले आप बंदूक, तोप, टैंक, पनडुब्बी लड़ रहे हो, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन यहां तो आपने परमाणु बम का प्रयोग कर दिया। बोले पापा काटो एक ही बार में। मान लो कि अगर ये परमाणु बम इतना ताकतवर होता कि ये पूरी पृथ्वी को समाप्त कर देता, निगल जाता, क्योंकि भाई इसके ऊपर कंट्रोल थोड़ी ना है, नाभिक ये विखंडन है, कोई कंट्रोल है क्या? अब विखंडन की मात्रा हो सकता है आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस समय कुछ हो रहा है, काफी टाइम से पड़ा है, आपके वायुमंडल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनके साथ ये रिएक्ट होकर मान लो कि और बड़ा रिएक्शन कर दे, फिर मतलब आपने तो सृष्टि को खत्म करने का तय कर दिया। परिणाम कि इसके रेडिएशन आज भी उस क्षेत्र में इतने प्रभावी है कि ना तो अनाज होता है ना कुछ और, इवन यहां तक कि जो नस्ल पैदा हो रही है ना वो भी इससे इन्फेक्टेड है। दिव्यांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, मानसिक विकृत बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसके क्षेत्र विशेष के अंदर, उस वायुमंडल के अंदर इतना रेडिएशन है कि मानव शरीर के लिए घातक है वो। जापान में हिरोशिमा नागासाकी, विमान का नाम था UB-32 और 2 परमाणु बम डाले गए, लिटिल मैन, फैटमैन और लिटिल बॉय। फैटमैन, फैटमैन अपना अलग है, लिटिल बॉय। कारण क्या था? पर्ल हार्बर एक जगह है, अमेरिका का एक हवाई अड्डा था, सबसे बड़ा हवाई अड्डा था, उस पर्ल हार्बर को जापानियों ने कर दिया बर्बाद। तो गिने चुने जहाज बचे थे इनके पास में। जापान टेक्निकली साउंड है, कमजोर नहीं है जापान। अमेरिकन ने उनके माध्यम से जापान के जो मूल क्षेत्र थे हिरोशिमा नागासाकी, वहां पे 2 बम डाल दिए अमेरिका ने, जापान पूरा तहस नहस। जब अमेरिकी सरकार को यह आभास हुआ कि यार उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, मतलब उसने मानवता को शर्मसार कर दिया, तो उसने बाकायदा अपने संविधान के अंदर लिखा कि जब तक अमेरिका है तब तक जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका निभाएगा। तो जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास खुद की सेना नहीं है, उसकी सेना अमेरिका पालती है। अगर जापान में या जापानी सेना में किसी को जाना है, आप अमेरिका जाओ, अलग पूरा खर्चा अमेरिकी सरकार वहन करती है। क्यों? पश्चाताप। तो पूरी इस सृष्टि में मानव समुदाय के प्रति एक सहिष्णुता आई, एक भावना जागृत हुई, यार मानव के साथ भविष्य में भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसके अधिकारों को कैसे सुरक्षित करें। तो हमारे पास में एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जो मानव अधिकारों के लिए कार्य कर सके। तो आज अगर आप देखते हो तो इंटरनेशनल एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो पूरे विश्व भर में जो शरणार्थियों की समस्या है उसके लिए वो कार्य करता है। जैसे भारत है, रोहिंग्या समस्या है, बांग्लादेश के मुसलमान आ गए सब, अब यहां बैठे। अब भारत की जिम्मेदारी क्या है? भारत की जिम्मेदारी तो ये है कि भाई उनको वापस बाहर करो, या फिर पहले से ही ऐसा पुख्ता काम रखो कि कोई अंदर एंटर हो ही नहीं सके। लेकिन अगर आ गए, शरण मांग रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे क्षेत्र में हमारी जान को खतरा है, आप चाहो तो रख लो, नहीं चाहो तो हम आगे निकल जाते हैं, आप रास्ता दे दो, तो रास्ता दे दो। जब तक वो निकल नहीं जाते या जब तक उनको वहां पहुंचाया नहीं जाता, तो उनके लिए जो भी होता है, खाना पीना, साधन सुविधा, सुरक्षा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय लोग नहीं आए, भारतीय लोगों को भी एयरलिफ्ट किया गया है, उन्हें भी वापस यहां लाया गया है। कई बार हो जाती है ऐसी स्थितियां, कई देशों में विवाद हो जाता है, जैसे मान लो रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ, तो यूक्रेन में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे, क्या उनको अपन लाए नहीं? क्या लाए ना? तो हमारी भी जिम्मेदारी बन रही है कि कहीं पे अगर जातीय संघार चल रहा है, जातीय संघर्ष अगर कहीं चल रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम या तो उनको सुरक्षा प्रदान करें या फिर हम उनको निवास प्रदान करें, या उनको आगे जहां भी जाना चाहते हैं वहां जाने दें। ये हमारी जिम्मेदारी। तो ये मानवता है। अब मानव के लिए, मानव को अगर मानव समझा जाए तो क्या क्या चीजें हैं? अब आप ये कहोगे साहब मेरे को तो लग्जरी गाड़ी चाहिए, एक आलीशान बंगला चाहिए। मानव होने के नाते क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, आधारभूत चीजें, शुद्ध वायु, स्वच्छ पेयजल, अच्छी नींद और एक सम्मानपूर्ण जीवन, गरिमापूर्ण जीवन, बस ये आपका प्रबंधन किया जा सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यूएनओ की एक निकाय है जिसका नाम है सामाजिक आर्थिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना आपका, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है सामाजिक आर्थिक परिषद। इसने मानवाधिकारों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया
जिसकी अध्यक्ष कौन थी? एलानोर रूजवेल्ट। एलानोर रूजवेल्ट। इसकी अध्यक्षता में समिति बनी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्ययन समिति। और इस समिति की रिपोर्ट को यूएनओ ने स्वीकार कब किया? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। हाँ उतार लो। हाँ यहीं से उतारना है, ये वाला है। तो एलानोर रूजवेल्ट कौन है? ये हैं मानवाधिकार अध्ययन समिति के अध्यक्ष। मानवाधिकार अध्ययन समिति तो यहां अगर आप देखोगे तो मानव से संबंधित, यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मानव से संबंधित उसका चाहे शारीरिक पक्ष हो, चाहे मानसिक पक्ष हो, या बौद्धिक पक्ष हो, सांस्कृतिक पक्ष हो, सभी को ध्यान में रखा जाता है। यही इसका काम है। हम्म। कुछ
अगर कोई क्षति हो जाती है, हानि हो जाती है, तो घर में खाना नहीं बनता है, सब दुखी रहते हैं। अब जिसने कभी पशु देखा ही नहीं, जो कभी उसके संपर्क में नहीं आया, तो उसमें वो आत्मीयता नहीं होगी जीव के प्रति। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शिक्षा स्तर पे, स्कूली स्तर पे मानवाधिकार है, पशुओं से उनका आपसी जो रिलेशन है या जो संबंध है, उनके विकास के ये सारे काम हमको करने चाहिए। इसको अपन करेंगे कल।